आप कौन से वाले में हैं? आप दिमागी नक्सल वाले में मैं तो बहुत सारे क्लब्स को बिलोंग करता हूँ जी। मैं पता नहीं कितने ऐसे विशेष क्लब्स का विशेष ऑनररी मेंबर हूँ, पदाधिकारी भी मान सकते हैं। मालूम पड़ा कि वो वहां पहुंच गए, उन्होंने एक कोई उनके साथ लेडी वकील थी, उनसे कहा कि साहब ये, मेरे को बाद में फोन आया तो मैंने कहा भाई अगर मुझे गोली लगी है और मेरी ही गोली के लिए आप मेरी ही एमएलसी मेरे बारे में नहीं देंगे तो ये कहाँ का कानून है। पहले से बहुत मूल आक्रोश है, ये आक्रोश कोई राजनीतिक नहीं है, ये है कि साहब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमको जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं, हमारे इतने पढ़ने के बाद एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं। कि एफआईआर दर्ज करना क्या इतना मुश्किल है, जिसमें कहा गया था कि नहीं अब तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये सब ढोंग है, ये सब एक अजीबोगरीब, अगर ये इतना ट्रेजिक नहीं होता तो मैं इसको एक बहुत ही मजाकिया एक जोक कहलाता। ये बातें भूल जाती। जो चीज आपने 5 दिन 7 दिन 8 दिन बाद बहुत जिद में मानी, वो पहले क्यों नहीं मानी। प्रधानमंत्री तो खैर कभी आए नहीं, लेकिन गृहमंत्री ने मानी इतने विलंब के बाद, जब 1.5 दिन बचा था। उन्होंने कहा था कि डिबेट के लिए कभी भी आ जाओ, 3 बजे आज से लेके 3 बजे कल तक। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉडकास्ट कह रहा हूं, जी हां बिल्कुल, पॉडकास्ट हम करते हैं डॉक्टर अभिषेक सिंघवी के साथ। आप जानते हैं सिंघवी जी राज्यसभा सांसद, एक बार नहीं बल्कि 5वीं बार राज्यसभा के सांसद हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं और साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस का जो लीगल विंग है उसके चेयरमैन। ये तमाम पोर्टफोलियो उनके साथ है और काफी मुखर हैं, जो अपनी बात बिल्कुल ठोक बजाकर रखते हैं लोगों के बीच, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो जनता हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। डॉक्टर सिंघवी एक अच्छे विश्लेषक हैं, अच्छे लेखक हैं और उस हिसाब से भी डॉक्टर सिंघवी को सुनना हमारे तमाम साथी आप लोग बहुत पसंद करते हैं। और आज चूंकि हम लोग आमने सामने बैठकर पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि वीडियो कॉल के जरिए उनके साथ जुड़ा जाए और उनके विचारों को आप तक हम पहुंचाएं। चलिए हम स्वागत करते हैं सिंघवी जी का। जरा स्क्रीन पर ले आइए। जी सिंघवी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आपका इंतजार रहता है हमारे साथियों का को, और गैप हो गया था और इसलिए मैं चाहा कि कम से कम आप समय दें, तो किसी भी ढंग से विचार लोगों के बीच पहुंचना चाहिए और आपके महत्वपूर्ण विचार होते हैं। सिंघवी साहब, बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 1 महीने में। देखिए, जंतर मंतर के घटनाक्रम के बाद और वो भी 20 जुलाई के बाद कितनी सारी चीजें, उसमें कोर्ट भी है, उसमें प्रशासन भी है, उसमें आम जनता भी है, उसमें युवा भी हैं, जेन जी है और जेन अल्फा। जेन जी की बात होती थी, अब जेन अल्फा की बात भी खूब हो रही है। तो ये बहुत कुछ है, इन सब पे आपके विचार सुनना बहुत जरूरी है। एक एक कर शुरुआत करते हैं और इससे, इन सबसे के बीच जो सेंटर पॉइंट में आज की तारीख में है, वो राहुल गांधी की छात्रों की गूंज है। कल ही राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम को टोटली फोकस्ड ऑन वुमेन पावर, और उसमें भी वहां लड़कियां जिस ढंग से आईं और राहुल 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 गांधी के समर्थन में नारे लग रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। और मैं परिवर्तन से पॉलिटिकल परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा हूं। और जो दिख रहा है, इस पे आप और फोकस्ड होके अपनी बात रखेंगे, जो दिख रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं सिंघवी साहब कि जंतर मंतर के बाद से आपकी नजरों से क्या कुछ जो आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ बदला है इस समाज में? आपका बड़ा व्यापक प्रश्न है, थोड़ा समय लूंगा जी। अगर मैं बिंदु को हाईलाइट करूं तो देखिए, ये आपको जंतर मंतर के भी पहले जाना पड़ेगा। आंतरिक एक आक्रोश, आंतरिक असंतोष, आंतरिक एक भावना कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, ये जंतर मंतर के काफी पहले से है और उसका आपने प्रादुर्भाव कई बार देखा है। लेकिन ये एक स्पार्क था जो सब लोगों को साथ ले आया। बेरोजगारी, महंगाई और एक भावना ऐसी हो गई थी कि माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी बहुत बड़े बड़े
शब्दों का इस्तेमाल करके, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके, बहुत उद्देश्यवादी वक्तव्य देके अंदर से खोखले लगने लगे। तीसरा बिंदु था कि उनमें बहुत हद तक उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उनकी वार्तालाप में दोगली भावना, मैं ये अपना विश्लेषण दे रहा हूं, जो लोगों को लगता था विद्यार्थी पक्ष में, युवा पक्ष में जी, कि दोगलापन, एक आडंबर, कथनी एक करनी दूसरी, तो ये सब भावनाएं मिश्रित होके जब ये कॉकरोच जनता पार्टी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, जंतर मंतर कह लीजिए, सबका जो मिश्रण हुआ, तो ये बिल्कुल एक स्पार्क था जो रुका हुआ था, थमा हुआ था होने के लिए। नंबर 4, ये जानना जरूरी होगा कि उसके पहले से लेके उसके बाद तक, आज हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, विवशता के अलावा कुछ नहीं हुआ। जब राजीव रंजन विवश हो गए, जब वो घबरा गए, जब उनको लगा कि अब कोई और विकल्प नहीं है, तब राजीव रंजन ने सही बात की। आप तब मांग सकते हैं श्रेय, राजीव जी, जब आप अपनी गलती कभी मान लें, कभी आप अपनी गलती के अनुसार उसको सुधार करें जी। ये तो आपने किया नहीं। इतनी बार जब संसद शुरू हो गया, उसके भी पहले हफ्ते तक आप भूल जाते हैं कि शनिवार इतवार तक ये बात नहीं थी। अचानक शनिवार इतवार को ये हुआ इस्तीफा। तो खैर इस्तीफे और उस सब पे छोड़ दीजिए आप बात, जो एक मूल बात है कि आपने अंत तक उसका विरोध किया, इस भावना का विरोध किया, इनके मांगों का विरोध किया, इनकी सोच का विरोध किया, इनके जो अंदर से भावनाएं निकली थी उनका विरोध किया। ये इसलिए आवश्यक है कि आज आप राजनीतिक कारणों से घबराकर अगर अच्छी अच्छी आवाजें निकालते हैं तो उनमें भी वही बू आती है, दोगली आवाज और आडंबर की। जो आप कह रहे हैं ये अब आप कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि आपका राजनीतिक एंटेना बहुत अच्छा है, आपको फीडबैक आया है कि कहीं इसका दुष्प्रभाव नहीं हो, तो इसको मैं सुधार मन का नहीं कहता, इसको विवशता वाला सुधार कहता हूं मैं। 5वां इसमें पहलू यह है कि राहुल गांधी हमेशा से युवाओं से एक आंतरिक आत्मिक संपर्क रहा है, सिर्फ एक आयु की वजह से नहीं, उनकी इनफॉर्मेलिटी की वजह से। लोग भूल जाते हैं वो हमेशा से इन इंटरैक्शंस में, विशेष रूप से युवाओं वाले इंटरैक्शंस में, जी, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल एकदम अंदर से निकली हुई एक स्वाभाविक भावना, इनफॉर्मेलिटी और जमीनी रूप से जुड़ना कई वर्षों से चल रहा है उनका। यह अलग बात है कि अब इस पूरे अभियान में उन्होंने छात्रों की गूंज जोड़ दिया है। आपको आश्चर्य होगा कि अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार की इसमें उमड़ की भावना आ रही है, आपकी मीडिया, आप जानते हैं हम गोदी मीडिया का शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर आप छींकते हैं तो आपके 2 घंटे दिखाए जाते हैं। मेरा अगर खून भी हो जाता है तो मेरे को 5 मिनट मिल जाए अगर मीडिया में, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको आप छात्रों की गूंज को, इस गूंज का आभास आप उस मीडिया से नहीं लीजिए, वास्तविक आपको दिखता है। और इन्होंने, माननीय राहुल गांधी जी ने ये उसको एक सिर्फ बड़े बड़े रैलीज के स्तर पे नहीं रखा है, सिर्फ पार्टी को ही हिदायत नहीं है, खुद भी चौपाल के स्तर पे, स्वतः इंडिविजुअल स्तर पे रखा है। 7वां इसका पहलू है कि जो सूक्ष्म मुद्दे हैं उनको वो भूलने नहीं दिया इन्होंने। बड़ा रैली किया है, व्यापक बातें की है, बड़ी पिक्चर की बात की है, चौपाल की है, लेकिन साथ साथ अगर आपको पेलेट लगा है तो आपके साथ जाके बैठे हैं और आपकी मांगों का पूरी रूप से प्रयत्न किया है कि हल हो। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, परसों की बात है, ये क्या कहते हैं इसको, मेडिकल MLC, MLC, किसी को पता भी नहीं, मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। मालूम पड़ा कि वो वहां पहुंच गए, उन्होंने एक कोई उनके साथ लेडी वकील थी, उनसे कहा कि साहब ये, मेरे को बाद में फोन आया तो मैंने कहा भाई अगर मुझे गोली लगी है और मेरी ही गोली के लिए आप मेरी ही MLC मेरे बारे में नहीं देंगे
तो ये कहाँ का कानून है? इसके लिए आमतौर पे किसी भी गणतंत्र में मुझे कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गोली मुझे लगी है, मैं अपनी एमएलसी मांग रहा हूं, मैं राजीव रंजन की एमएलसी थोड़ी मांग रहा हूं। और मजे की बात यह है उस संदर्भ में कि वो कौन सा कॉलेज है, लेडी हार्डिंग कॉलेज ने एमएलसी स्वतः दे दी बड़े आराम से। जी। दूसरा अस्पताल कहता है कि हम नहीं देंगे, आप कोर्ट कचहरी से लाओ। तो इन चीजों को सूक्ष्मता से देखना, हो ना हो, देखिए कानून एक्स हो तो भी आपको कोई मनाही नहीं करता कि आप कानून का नहीं पालन करें और वाय करें, फिर हमको कोर्ट कचहरी जाके एक्स करवाना पड़ता है। तो कानून का उल्लंघन करना आसान है, बाद में आप जाके उसको सुधार करिए। राहुल गांधी के कारण से हल मिला हो नहीं मिला हो, लेकिन वो साथ खड़े हुए मिले उस व्यक्ति के, वो पैलेट इंजरी वाली परिवार के, वो एमएलसी वाले इशू पे। तो एक बड़ा अजीबोगरीब मिश्रण किया उन्होंने मैक्रो पिक्चर और माइक्रो पिक्चर का। जी। सिर्फ जो जिसको आप कहते हैं ना एक बड़े उद्देश्यवादी जो वक्तव्य आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो वाली बात नहीं थी इसमें। खैर, इन सब पहलू को जोड़कर जो पहले से बहुत मूल आक्रोश है, यह आक्रोश कोई राजनीतिक नहीं है। यह है कि आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमको जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं? हमारे इतने पढ़ने के बाद एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं? आप बड़ी बात करते हैं वंदे मातरम की हमेशा, लेकिन आप इन छोटी बातों को क्यों ध्यान देते हैं जो आपको छोटी लगती है, हमारे लिए छोटी नहीं है। सो ये भावना जो है बढ़ रही है। देखिए अब और राहुल गांधी में ये क्षमता है कि वो बहुत अधिकतर रूप से, बल्कि उनके ऊपर आरोप लगता है लेकिन वो उससे हिलते नहीं है। बहुत बड़े रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, निजी मुद्दों को वो राजनीतिक जामा नहीं पहनाते स्ट्रेट वे। कभी कभी तो ऐसा पहनाना चाहिए, तब भी नहीं पहनाते। तो लोगों को उस पर एक सच्चाई लगती है। एक सच्चाई का जब आभास होता है कि सिर्फ कोई राजनीतिक रोटियां पकाने और उसको भुनाने के लिए नहीं आ रहे हैं वो। और उनका अंत का पॉइंट ये है कि उनका ऐसा कॉन्डक्ट, गांव में जाके बैठना, लोगों से मिलना, ये कंसिस्टेंट रहा है। कोई आज की बात नहीं। जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। यस। ये नहीं कि आपने आज बैठ के मेरे साथ खाना खा लिया तो इसलिए आप ये ऐसे हो गए। ये कई अरसे से चल रहा है। जी, इसमें ये बताइए सिंघवी साहब कि राहुल गांधी जब गए संसद मार्ग थाने पे और एफआईआर का मामला क्या था? एफआईआर पुलिस नहीं कर रही थी। चूंकि लीगल पहलुओं को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे समझना चाहता हूं, एक सामान्य इंसान, क्योंकि एक आदमी के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अगर नेता प्रतिपक्ष को 6 घंटे 6.5 घंटे धरना देना पड़े तो फिर सामान्य जन के लिए क्या हालत हो सकती है इस देश में? पहली बात। दूसरी बात, जरा लीगल पहलू ये समझाइए कि एफआईआर दर्ज करना क्या इतना मुश्किल है जिसमें कहा गया था कि नहीं अब तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? आखिर ये मामला यहां तक पहुंचा क्यों? ये सब ढोंग है। ये सब एक अजीबोगरीब, अगर ये इतना ट्रेजिक नहीं होता तो मैं इसको एक बहुत ही मजाकिया एक जोक कहलाता। एफआईआर कौन कर रहा है? जिसको हानि पहुंची है। हानि कौन सी है? इस केस में शारीरिक है। बिना शारीरिक हानि के भी बहुत एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर सिर्फ इसलिए नहीं दर्ज हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकारी एक्शन था। आपको हानि कोई किसी प्राइवेट आदमी चाटा नहीं मारा था। ये हानि पहुंची आपको सरकारी एक्शन से। एफआईआर क्यों नहीं होगी ये लोग कम जानते हैं, बड़ा सर्वविदित है। एक निर्णय आया था कुछ वर्ष पहले इसी मुद्दे पे कि बहुत गंभीर चीजों पे एफआईआर नहीं हो रही है, जहां आवश्यक है वहां कोर्ट में जाना पड़ता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। एक प्रावधान होता है, उसमें विवशता होती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लोगों के पास इतने सामग्री नहीं होती करने की। तो बड़ा व्यापक जजमेंट है, सब जानते हैं, उसका नाम है निहारिका। निहारिका में यहां तक लिखा गया कि बहुत छोटी चीजों के लिए भी, जब तक कि एकदम देखते ही नहीं लगे कि 2+2 लिखा है। अब जैसे अगर राजीव रंजन जाके, मैं पुलिस वाला हूं, मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि भाई ताजमहल बिक गया, और मैंने रोकने का प्रयत्न किया और वो फिर भी बिक गया, या ये एग्रीमेंट सेल्फ फोर्ज्ड है क्योंकि ये ताजमहल बेच रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप एफआईआर लॉन्च करें, क्योंकि आपका मस्तिष्क कहता है कि गलत है। लेकिन जब तक के साफ 2+2 6 नहीं दिखा रहा है या 5 नहीं दिखा रहा है,
उस कानून निहारिका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत अनिवार्य है एफआईआर दर्ज करना, और एफआईआर पहले, तहकीकात बाद में। निहारिका तब आया था जब हो क्या रहा था पुलिस स्टेशन में कि आइए वेट करिए मिस्टर राजीव रंजन, हम तहकीकात करेंगे, 2 दिन बाद आपको वापस बुला के फिर तहकीकात करेंगे, और मे बी 6 दिन बाद आपके एफआईआर करेंगे। उस संदर्भ में निहारिका आया था। तो निहारिका तो छोटी चीजों के लिए भी कानून बदल दिया है उसने, यहां तो शारीरिक हानि थी। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सरकार के अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के अंतर्गत आता है। और वही जिद जो देखी थी पहले आपने, कोई मन बदलाव नहीं था कि बोला हम गले मिल रहे हैं आपके सब युवाओं से, और आप इतने अच्छे हो, और आप जेन जी हो और अल्फा हो, और हम तो हमेशा से आपका ख्याल रखते थे। ये भावना वैसी की वैसी है कि जब तक दुष्प्रभाव नहीं पड़े, जब तक प्रेशर नहीं पड़े, दबाव नहीं पड़े, भय नहीं हो कोई राजनीतिक नुकसान का, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। जी, दो संदर्भ यहाँ पे मुझे याद आ रहा है उस दिन का थाने का। एक तो जब कानूनी पक्ष की बात थी, वो एक महिला एडवोकेट जो थी वो कुछ समझा रही थी और पुलिस वाले नहीं समझ रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी ने बोला कि सिंघवी जी को फ़ोन लगाओ। एक ये काफ़ी वायरल हो रहा है, सिंघवी जी शायद आपने देखा या नहीं देखा, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है राहुल गांधी का। एक तो ये, क्योंकि लीगल पहलू का मामला है तो आपको फ़ोन लगा के आपसे। दूसरा एक है जो इम्पोर्टेंट है, समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए, अमित शाह की तस्वीर वहां पे है। राहुल गांधी ने बोला कि क्या ये तस्वीर क्यों लगा के रखे हो, इसके क्या मायने हैं, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को भी। मायने मैं राहुल गांधी की तरफ से नहीं समझना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इसका जो भारत के संविधान के हिसाब से समझना चाहता हूं कि क्या थानों में गृह मंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं। देखिए ऐसा है, पहली बात तो जो आपने पहली बात की वो मुझे कुछ उसका इल्म नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, मुझे तो बहुत बाद में किसी ने लिंक भेजा जी। वो शायद काम हो गया सिर्फ कहने से, और कॉल करने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन वो देखा मैंने बाद में। नंबर 2, आप बड़े बड़े सिद्धांतों की बात क्यों कर रहे हैं? आप किस जगह रहते हैं? आप भारत में रह रहे हैं, आप प्लैनेट अर्थ में रह रहे हैं? देखिए, हमने ब्रिटेन से कानून लिया है बहुत हद तक। आपको पता है बेसिक कानून आज भी वही है ब्रिटेन में और यहां पर। फर्क ये है कि वहां लागू होता है, पालन होता है। कानून क्या है कि पुलिस कमिश्नर भी, मैं अभिषेक सिंघवी पुलिस कांस्टेबल हूं, इंस्पेक्टर भी नहीं हूं, और मैं तहकीकात कर रहा हूं राजीव रंजन के केस को, तो पुलिस कमिश्नर भी अभिषेक सिंघवी को इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन नहीं दे सकता। मैं औपचारिक कानून की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार से तहकीकात करो राजीव रंजन के केस की, इस प्रकार से उसको फंसाओ या उसको बरी करो, इस प्रकार से देखो। ये टेलीफोन कॉलिंग पुलिस वाला, पुलिस कमिश्नर जो उसका बॉस के बॉस के बॉस के बॉस का बॉस है, नहीं कर सकता। ये वहां पर पूरी तरह से आज भी पालन होता है इंग्लैंड में। मिनिस्टर का तो सवाल ही नहीं उठता कॉल करने का। लेकिन हम किस विश्व में रह रहे हैं? राजीव रंजन किसी और प्लेनेट में है, सिंघवी किसी और प्लेनेट में है। क्या ये सच्चाई है? आज भय का वातावरण है, भय का वातावरण है। आपने प्रश्न पूछा पिक्चर से मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आप पिक्चर लगाओ जितनी पिक्चरें लगानी है। वैसे कोई पुलिस स्टेशन में हमारे औपचारिक रूप से हमारा जो कानून कहता है, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ 2 तस्वीरें रख सकती हैं, 3 तस्वीरें। ये ऑफिशियल लॉ है जी। जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, और जो उपस्थित उस वक्त के इनकम्बेंट राष्ट्रपति हैं माननीय, और माननीय प्रधानमंत्री। जहां तक मुझे पता है कोई कानून और नहीं है। ये नहीं है कि अगर मैं ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हूं तो हर ऑयल इंस्टॉलेशन में ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्टर की फोटो लग जाएगी। ये कानून नहीं है। लेकिन आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि आपकी बात मान ली जाए कि चलिए किसकी तस्वीर लगाओ, आपको शौक है जिसका। भय कितना है, किसमें हिम्मत है? आप बात कर रहे हैं कांस्टेबल और एसएचओ की, उसकी बेचारे की गलती क्या है? उसको स्थानांतरण कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको डरा के रखेंगे। आज भय का एक बहुत बड़ा, और उसी संकेतात्मक रूप से राहुल गांधी इसी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी थोड़ी कह रहे थे कि इस वक्त फोन आया अमित शाह का।
फुराने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे थे कि ये भय है, ये प्रकोप है, ये दुष्प्रभाव है, और ये उस पुलिस स्टेशन की बात नहीं है, ये आज सर्वव्यापी है। जहां राजनीतिक एलिमेंट हो वहां मैं बिना अनुमति लिए आपसे कुछ नहीं कर सकता, बाथरूम में नहीं जाऊंगा। जी, यहाँ पे एक बात और आई उस दिन धरना वाले दिन परसों बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जांच कमेटी का, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है, वो जांच करेगी। उससे पहले ये सब करना, वो लीगली, मतलब ये इलीगल काम कर रहे हैं। ये कितना इलीगल है राहुल गांधी का वहां धरने पे बैठना, कितना इलीगल है राहुल गांधी का एफआईआर के लिए जाना, और कितना यहां पर लीगल है, इलीगल नहीं लीगल है बीजेपी का ये बयान देना? आपको क्षमा करना चाहिए जिन लोगों को संविधान के टेक्स्ट का तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसके स्पिरिट का भी कोई अंदाज नहीं है, उनको क्षमा करना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो शायद ये जानते होंगे जरूर कि 19(1)D बनाया गया था धरना नहीं करने के लिए, असेंबली नहीं करने के लिए। गणतंत्र लिखा था हमारे वी द पीपल, लेकिन हम मिलके डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते गणतंत्र में। यह एक विशेष परिभाषा है गणतंत्र की। आपने संविधान पढ़ा है बीजेपी वालों ने? पहली लाइन क्या है, 19(1)D क्या है? और जब तक हिंसा नहीं है मैं किसी प्रकार का विरोध कर सकता हूं। मेरा मत आपके मत से मिलना आवश्यक नहीं है। नंबर 3, तो इसलिए पूरी तरह से अज्ञान अगर है आप हैं या बिना किसी संज्ञान के हैं संविधान के किसी भी, तो उसके ऊपर में बात करने की क्या आवश्यकता है आपको, क्योंकि आप तो इग्नोरेंट आदमी है इसमें। दूसरा, अगर ये अराजकता है तो बहुत खुशी वाली अराजकता है, ये बार बार होनी चाहिए, क्योंकि इसी अराजकता से, अराजकता की एक नई एक परिभाषा है ये, पर अराजकता का ये इसी अराजकता से ये बहुत सारे सुधार हुए हैं। ये नीट का सुधार नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा नहीं, ये सॉफ्टनेस और एक समझने की प्रयत्न करना व्यवस्था के कारण अंत में सरकार का, वो सब कहां से आया? इसी अराजकता से आया है। क्योंकि अगर आप एक गणतंत्र की परिभाषा नहीं समझते हैं कि गणतंत्र की परिभाषा में अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं अलग अलग रूपों में, तो आप जिस धर्म को निभा रहे हैं उसका एक अनिवार्य रूल है कि आप पब्लिक के उस असंतोष को उभारें और देश तक पहुंचाएं। नहीं तो आप कौन सी पब्लिक लाइफ में हैं, कौन सी राजनीति में हैं? और उसके बाद ऐसा वक्तव्य देना भद्दा है, समझ शून्य दर्शाता है और संविधान का पूरी तरह से शून्य समझ बताता है। जी, यहाँ पे 2 और बातें इससे रिलेटेड हैं। पहली बात ये कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो ये दिखा कि कमेटी बना दो। इस कमेटी के गठन पर आपकी थोड़ी प्रतिक्रिया चाहूँगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर सेकंड उस पर आऊँगा सवाल पे, वो ये कि संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ, लेकिन पूरे मानसून सत्र में गृह मंत्री का नहीं आना ये इशू बना, लेकिन इसके भी संवैधानिक मायने क्या हैं, ये भी आपके जरिए समझना चाहता हूं। ये 2 सवाल आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट से शुरू कीजिए प्लीज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यहां तक मामला है, मैं कोई कमेटी के विरोध में नहीं हूं। कमेटी बनाई है, बहुत विलंब के बाद बनी है, बहुत विरोध और रेजिस्टेंस के बाद बनी है, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो पर से सिद्धांतिक रूप से कमेटी बनाई है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा निजी मानना है कि अधिकतर ये समितियां सिर्फ बात को पर्दे के नीचे, कारपेट के नीचे डालने के लिए बनाई जाती हैं। हमको निर्णय एक ही कसौटी पे लेना है कि परिणाम क्या हुआ। वो परिणाम कमेटी के जरिए हो, उच्चतम न्यायालय के डायरेक्ट आदेश के जरिए हो, सरकार द्वारा भी हो। परिणाम ठोस अगर 1, 2, 3 है तो मैं प्रसन्नचित्त हूं, कमेटी हो या ना हो। और कमेटी बनाने के बाद अगर 3 महीने लगें और उसको प्रोसेस करने में 3 महीने और लगें और वो गोपनीय रहे जब तक कि वो पार्लियामेंट में नहीं आएगी या सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा रिलीज होना, तब तक 6-9 महीने निकल जाएं और बाद में खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं हो, ये अधिकतर कमिटीज का सच्चाई है।
खोदा पहाड़ निकला चूहा, उस वक्त 6 महीने निकाल के शांति बहाल करो, बात को भुलवाओ, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा भय है, ये मेरा अनुभव है कई और समितियों में। लेकिन अगर ये उसका अपवाद निकलती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो कि ठोस काम आप सरकार चाहे तो कल कर सकती है सब, अगर आप वास्तव में स्पिरिट में चले तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही आंसर होगा, लेट अस वेट एंड वॉच। एक विरोध और भी आया कि इसमें कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने इसी मुद्दे पे बहुत गलत एक निर्णय दिया है, लेकिन उस बात को अब छोड़ रहे हैं, वो भी उसमें समिति की मेंबर हैं। अंत में इसका जो जज बाय द एक्ट्स नॉट बाय वर्ड्स, इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं कह रहा हूं, मजाकिया रूप से कह रहा हूं, इसलिए कंटेम्प्ट नहीं होगा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। मेरी पुरानी मजाक है कमिटीज के बारे में। भारत में बहुत कमिटीज बनाई जाती हैं, तो मैं इस केस के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मजाक के रूप से कह रहा हूं। वो एक किसी अंग्रेज ने कहा था, एक कमेटी की परिभाषा दी थी, कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ द अनफिट अपॉइंटेड बाय द अनविलिंग टू डू द अननेसेसरी। तो ये कभी कभी समितियां प्रमाणित नहीं करना चाहिए बस। जी जी। आते हैं उधर संसद चलते हैं। संसद का मानसून सत्र, और आरोप ये लगा कि आप लोगों ने धो डाला। आप लोगों ने धो डाला मतलब उस वॉश आउट टोटली, इसलिए क्योंकि आप लोग संसद को सुचारू ढंग से चलने नहीं दिए। ये आरोप कितना जायज है आपके ऊपर? ये आपका दूसरा प्रश्न भी था जो मैं नहीं आंसर किया, अमित शाह जी को संसद आना है वगैरह वगैरह। तो देखिए, इसको जरा ध्यान से आप आकलन करें। 3 इसमें मुद्दे हैं, 3-4। पहला कि पहले हफ्ते पूरे 7 दिन आपने बल्कि ऐसे किए कि विवश कर दिया कि संसद चल ही नहीं सके। पूरे देश में आग लगी थी, सब लोग कह रहे थे कि बड़ी सरल मांग है, पहले इस्तीफा दिलवाइए फिर बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी छोटी मांगे थी। तो आपका जो दूसरा वो प्रश्न था माननीय अमित शाह जी के बारे में भी और संसद के बारे में भी, उसमें आपको जरा रिवाइंड करके सोचना पड़ेगा। पहले हफ्ते संसद के आपने एक मांग नहीं मांगी, आपने कट्टर विरोध किया, आपने अपनी हर प्रकार की नैरेटिव चलाई मीडिया में और कुछ नहीं किया। अब बताइए उस वक्त संसद कैसे चल सकता था? पॉइंट 1। मैं फिर पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं। नंबर 2, उस दौरान आपने 30 से 34 दिन बाद बिल्स पास करने शुरू कर दिए जी। जब आपको मालूम है कि माहौल ऐसा है, आप एक चीज नहीं मान रहे हैं। अब ये बात हुई शायद सैटरडे संडे को खत्म, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट डेट। अगले दिन जो मंडे था, दूसरा हफ्ता, इफेक्ट वास्तविक रूप से 2 ही हफ्ते थे, उसमें जो पहली मांग थी शुरुआत से कि गणतंत्र के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री आए, इतना घूमते हैं, इतना वक्तव्य देते हैं, एक बार तो आए, और नहीं तो गृहमंत्री आए। आप ये भूल रहे हैं कि 5वें दिन गृहमंत्री का ये आया ऑफर, उसके बाद 1 या 1.5 दिन बचा था संसद खत्म होने के लिए जी। 5 दिन तक बिल्कुल नहीं। ये बातें भूल जाते। जो चीज आपने 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद बहुत जिद में मानी, वो पहले क्यों नहीं मानी? प्रधानमंत्री तो खैर कभी आए नहीं, लेकिन गृहमंत्री ने मानी इतने विलंब के बाद, जब 1.5 दिन बचा था। उन्होंने कहा था कि डिबेट के लिए कभी भी आ जाओ, 3 बजे आज से लेके 3 बजे कल तक जी। नंबर 3, इस दूसरे हफ्ते में अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पास हुए, ज्यादा पिछले हफ्ते से, जानबूझकर लाकर। क्या आवश्यकता थी ट्राइब्यूनल्स बिल में करने की? मैं खुद उसमें बोलने वाला था, आपको पता है अच्छी तरह से, तब आप जानबूझ के लाए। भगवान की कृपा रही कि वो FCRA का मामला चला गया कमेटी वगैरह में, नहीं तो वो भी आ गया होता, लिस्टेड था हमारे आना लोकसभा के बाद। तो इसलिए ये जो है ना, ये ओवर चालाकी की राजनीति है। हमारे ऊपर ब्लेम डालो, खुद एक मांग भी नहीं मांगो, और उसी मांग को मांग लो जब कुछ समय नहीं बचा, और बाद में बोलो कि रेट्रोस्पेक्टिव रिवाइंड करिए कि आपने समय नष्ट किया। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, आप लोग अमित शाह के इस्तीफे की बात भी कर रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे। क्या वो मांग अभी भी है या संसद सत्र खत्म और वो भी खत्म? देखिए, संसद चलने के विषय में मांग विशेष रूप से थी उनके आने की। हम जानते हैं कि कभी इस्तीफा का सवाल नहीं उठता। मांग बिल्कुल थी इस्तीफे की, अभी भी है, मांग बिल्कुल है, क्योंकि ये सब जो
क्योंकि देखिए ये बात बदल गई थी सिर्फ नीट से। नीट पहले हफ्ते की बात थी, इस्तीफे के बाद बात थी पैलेट्स की, बात थी क्रूरता की, बात थी टीयर गैस और लाठी की, बात थी इतनी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई युवाओं के अलग अलग वर्गों की। जी। उस मामले में तो सीधा मंत्रालय इनका ही आता है, इसलिए कहा गया था। तो मांग के हम जानते इस्तीफा बोलना ठीक है, राजनीतिक रूप से बोलना पड़ता है, लेकिन कम से कम आके जवाबदेही तो करते हैं पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल। थोड़ा आना चाहता हूं सिंघवी साहब, ये पूरे घटनाक्रम में सेंटर पॉइंट पे अगर कोई प्लेस है तो वो दैट इज जंतर मंतर। जंतर मंतर के पूरे इस आंदोलन को, 36 दिन के आंदोलन को आप किस ढंग से देखते हैं? जेन जी के बाद अब जेन अल्फा, और जेन अल्फा स्कूलों में सुधार की बात कर रहा है। ये जनरेशन बच्चों को आप देखिए, शहर, अलग अलग राज्यों में, शहर शहर, गांव गांव बच्चे आंदोलित हैं। हम लोग, मुझे याद आता है कि हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, और शायद आपको भी, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, कि हम लोग जब टीचर को देखते थे तो एक सम्मान से टीचर और उनसे बात करने में हम डरते थे। लेकिन अब टीचर के साथ हम सवाल जवाब, अब ये जनरेशन सवाल जवाब कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है। लखनऊ में एक स्कूल के, सर्वोदय इंटर स्कूल के बच्चे, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय इंटर स्कूल, नाम भी याद आ रहा है मुझे, बच्चे आ गए चौराहे पे और दिन भर उन्होंने वहां पर उसको, चौराहे को ब्लॉक करके रखा अपने हक के लिए। मैं कतई अपनी तरफ से देखूं तो मुझे कतई ये बुरा नहीं लगता है। हम कहाँ थे, मैं उस तुलना कर रहा हूं कि मैं कहाँ था और आज के ये जो जनरेशन अल्फा है वो कहाँ है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम, और चूंकि बहुत तेजी से बदला है, इसका सियासी पहलू पर भी क्या असर पड़ सकता है, ये सब कुछ आपके जरिए समझना चाहता हूं सिंघवी साहब। देखिए, ये एक लार्जर प्रश्न है और व्यापक है, और इसका भविष्य क्या है, सही एक्यूरेट रूप से उसका एक भविष्यवाणी करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इसका पहला बिंदु है कि इन्होंने घोषणा सही की है बिल्कुल शुरुआत से, कि हम सिर्फ एक बार एक बिंदु को लेकर प्रदर्शन करने, उसके बाद घर पे जाके सोने के लिए नहीं आए। हम मुद्दों को उठाएंगे। हम राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन मुद्दे राजनीतिक हो सकते हैं, मुद्दों को उठाएंगे। जी। ये बिल्कुल सही स्टैंड है जिसको लोग भूल जाते हैं। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं। नंबर 2, ये मुद्दे उस वक्त नीट के रहे होंगे, उस वक्त इस्तीफे के रहे होंगे, लेकिन व्यापक मुद्दा तो निश्चित रूप से हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है। जी। अब आप बड़े बड़े घोषणाएं करवाइए एनईपी में, लेकिन तीसरा बिंदु वास्तविकता क्या है? मैं इसका समर्थन नहीं करता कि आप उसको, खैर नाम अल्फा और जी तो कोई खास मायने नहीं रखते, ये एक जनरेशन गैप दर्शाते हैं, उस हिसाब से मायने रखते हैं। जी। मैं नाम पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात पे भी नहीं जा रहा हूं कि वो अनादर करें, और वो अच्छी बात है कि अनादर करें, आप पाठक हैं, शिक्षक हैं। लेकिन सच्चाई प्रश्न पूछिए, क्या आज के शिक्षक उस प्रकार का आदर निकालते हैं, उस प्रकार का आदर अपेक्षित करते हैं, डिजर्व करते हैं? हमारे वक्त के शिक्षक का भी तो फर्क देखिए ना आप। जी। आज ये आक्रोश क्यों है? उस विद्यार्थी का आक्रोश बहुत अधिकतर रूप से जायज है, और वो प्रकट इसी प्रकार होता है। शिक्षक आता नहीं है। हजारों शिक्षक हैं जो आपकी सरकारी स्कूल में नहीं आएंगे, प्राइवेट ट्यूशन करेंगे। अटेंडेंस फर्जी मार्क होती है शिक्षक की। कई चीजें ऐसे पब्लिश हुई हैं कि 5-6 साल से नहीं आए हैं और सैलरी मिल रही है। स्कूल की क्वालिटी, आज के शिक्षक की क्वालिटी अल्टीमेटली देखिए ना, सिर्फ नंबर्स पे हम गिनते, भारत में नंबर्स बहुत अच्छे से दिए जाते हैं, इतना एनरोलमेंट हो गया सैकड़ों का। क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, और क्या वो योग्यता बढ़ाता है किसी रूप से, किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए? तो ये सब मुद्दे इस जनरेशन के, इस आंदोलन के भीतर से निकले हैं, लेकिन अलग मुद्दे हैं। ये नीट से कोई संबंध नहीं रखते हैं। और मैं कहता हूं ये बात सही है कि आप सिर्फ एक नीट का मुद्दा उठा के इस्तीफा लेके घर चले जाओ और आपका कोई वो उसके बाद न अस्तित्व है, न कोई कारण है, ये बिल्कुल गलत है। ना उन्होंने कभी कहा ऐसा। तो ये एक कंटिन्यूअस चीज है। मैं समझता हूं ये एक चेतावनी है पूरे देश को, आपको भी, मेरे को भी। साथ साथ बोलना भूल गया आपको कि ये कोई ये बात नहीं कि राजनीतिक है। कितना जबरदस्त हुआ था आंदोलन झारखंड में। जी। और झारखंड में
आप निंदा की, बीजेपी खड़ी हो गई। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा उदाहरण है फर्क का, जो हमने झारखंड में दिखाया, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने, जो भागीदारी पार्टी है वहां, और जो आपने दिखाया यहां दिल्ली में, वो तो जमीन आसमान का फर्क। हम ये नहीं क्लेम करते कि हम हल कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम, लेकिन जो सहानुभूति से, जिस एक रिसीविंग से, और विशेष रूप से वो बदलाव आया राहुल गांधी के वक्तव्यों के बाद, उनके सीधे इंटरवेंशन के बाद। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार का हमेशा वही वक्तव्य होता है या वही स्टैंड होता है जो किसी भागीदारी पार्टी का हो, लेकिन भागीदारी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कर दिया अपना स्टैंड। तो इससे लोग समझ गए हैं कि ये राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करने कहां से आए हैं। जो कहावत है अंग्रेजी में, व्हाट इज सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द गैंडर, उन्होंने वही मापदंड यहां भी अपनाया। तो इन सब चीजों के कारण ये अभियान चले, ये अभियान संतुलित रहे, इसमें अहंकार नहीं आए। हमने एक दो विकृतपना देखा है जेन जी में भी, अल्फा में भी, जहां अहंकार आ जाता है जी, उसके अगेंस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये इन्हीं के अंदर से आना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आपका ध्यान रखूं बाहर से डंडा लगा के, अंदर से ही एक संयम होगा, अनुशासन होगा, तो बहुत अच्छा अभियान है। और विभिन्न मुद्दे हैं देश में, एक मुद्दा नहीं है, दसों मुद्दे हैं। अगर संयम से और एक यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर करेंगे और उसको गैर राजनीतिक भी रखें, तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं एक संदेश भेजता है और वर्गों को। जी। इसमें अब थोड़ा, जिससे शुरुआत की थी, छात्रों की गूंज, राहुल गांधी कल पुणे में थे, लड़कियों का पूरा कार्यक्रम था, और इसके जरिए राहुल गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात की है, वो साफ दिखाई दिया उस मंच से। और राहुल गांधी ने इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इंतजार भी नहीं किया, यानी 8 मार्च का इंतजार करो तब उस पर करो एक कार्यक्रम। एक राजनेता के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कार्यक्रम कल किया है, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति से लेकर नरेंद्र मोदी के वो बयान, दीदी ओ दीदी, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड, फिर खट्टर का बयान, ये सब कुछ, मोहन भागवत का बयान, सबका जिक्र किया। इसको कैसे देखा जाए, कांग्रेस पार्टी के इस मूव को कैसे देखा जाए? राहुल गांधी मीन्स कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर सिंघवी मीन्स कांग्रेस पार्टी, ये इससे हम अलग नहीं कर सकते हैं आपके वक्तव्यों को। जब पॉलिटिकल वक्तव्य आता है, लीगल वक्तव्यों को भले मैं डॉक्टर सिंघवी से अलग कर और कांग्रेस से अलग कर दूं, तो इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं, इस मूव को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देश का जो वोटर है, देश का जो नागरिक है, देश की जो जनता है, वो इसे कैसे देखे? राजीव जी, ये तो बिल्कुल आवश्यक ही नहीं समझना कि किसी रूप से इसको हम अपना नहीं रहे हैं इस वक्तव्य को। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, बिल्कुल राहुल गांधी जी का वक्तव्य है, बिल्कुल एक ऑफिशियल स्टैंड है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि इससे दूर भागना या इसको डाइल्यूट करना या इससे मुंह मुकारना। एक दूसरा, राहुल गांधी की प्रॉब्लम भी ये है, जो लोग प्रॉब्लम समझते हैं और उसका निंदा करते हैं, लेकिन मैं उसकी सबसे बड़ी वर्चू मानता हूं, बहुत स्पष्टवादी। और लोग जेनजी और अल्फा वाले भी इस बात को पसंद करते हैं कि वो स्पष्टवादी। इसलिए आपने कल उसका एक उदाहरण देखा, बिना भय के, बिना हिचक के स्पष्टवादिता। नंबर 3, ये बात उन्होंने इस रूप से नहीं की, लेकिन हमारी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया भी था और ये कहा भी गया था बाद में भी, कि उन्होंने इसका बार बार हिंट भी किया है कि ये बार बार आप सशक्तिकरण महिलाओं की बात करते हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाईजैक करने के लिए एक विमेंस रिजर्वेशन बिल का एक मुद्दा रेस कर दिया है। तो मैंने कहा ये, और राहुल गांधी जी ने कई बार कहा है, कि क्या ये विचित्र बात नहीं है कि 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि सर्वसम्मति से एक संवैधानिक संशोधन पारित हो चुका है 3 साल पहले, 2023 में, और 3 साल के बाद आपने अभी तक 1 इंच भी उसका लागू नहीं किया। ये कभी हुआ आज तक? एक बार हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो अभी निर्णय हुआ बेंगलोर वाटर सप्लाई के बारे में, 82 से कानून पड़ा हुआ है, कार्यान्वित नहीं हुआ। लेकिन संवैधानिक संशोधन कार्यान्वित नहीं करना आज तक कभी नहीं हुआ। इसको हाईजैक और इसको एक बरगलाने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल की गई? ट्रिक इस्तेमाल की गई कि इसको संबंधित कर दिया डिलिमिटेशन से। ये किस किताब में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, किस प्रावधान में लिखा है, किस संशोधन में लिखा है?
कि आप महिला आरक्षण तभी कर सकते हैं जब डिलिमिटेशन हो। आप वो करिए, उसका कोई मना नहीं कर रहा है। उसको लिंक करके स्थगित करना, ये दूसरी ट्रिक है। पहली ट्रिक है कि उसको पास करना, फिर छत से खड़े होकर चीखना कि हम सशक्तिकरण के लिए खड़े हैं। जब आप 3 साल से लागू नहीं किया, सरकार आपकी सर्वसम्मति से पास हुआ है, 99.999% वोटिंग है, और उसके बाद उसको स्थगित करने के लिए ट्रिक नंबर 2 कि आप इसको हम डिलिमिटेशन ले जाएंगे, कभी 31 पे ले जाएंगे, 32 पे ले जाएंगे, 29 पे ले जाएंगे, पता भगवान जाने कब करेंगे। तो इसलिए ये जो दोगलापन है और जो एक आडंबर है, इसको एक्सपोज भी करना आवश्यक था, जो उन्होंने कल युवा छात्राओं, जो महिलाएं हैं, उनके विषय में किया। अब डिलिमिटेशन का आखिरी सवाल करता हूं, समय बहुत आपका ले लिया हूं। सिंघवी साहब, डिलिमिटेशन का जिक्र अभी आया। डिलिमिटेशन बिल के बारे में ये कहा जा रहा था कि सरकार इस सेशन में, मानसून सत्र में लेके आ रही है, या फिर ये भी आया जिक्र कि स्पेशल सेशन लगा के 2-3 दिनों का, और उसमें क्या आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है? डिलिमिटेशन के प्रति सरकार इतनी ज्यादा आतुर क्यों है? सरकार क्यों चाहती है कि फटाफट ले आया जाए, और उसके पास नंबर गेम में वो फंस चुकी है, फंसी हुई है, दिखाई देता है। लेकिन क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उसकी सियासत क्या है? ये जहां तक क्यों नहीं लाया, अभी कब लाएंगे, इसका उत्तर तो सिर्फ 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति दे सकते हैं। लेकिन शायद तब लाएंगे जब पूरी खरीद फरोख्त वाली राजनीति कंप्लीट हो जाएगी। जी। अभी आधी खरीद फरोख्त हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे पंजाब में, इत्यादि इत्यादि। जब वो पूरी प्रक्रिया मजबूत हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब शायद लाया जाएगा। ये पहला आंसर। दूसरा, डिलिमिटेशन बड़ा स्पष्ट है। 2-3 इसमें डिलिमिटेशन, और अगर आप व्यापक रूप से देखें तो ONOE भी, वन नेशन वन इलेक्शन। जी। उद्देश्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होगा या संभव है या सही है या होने दिया जाएगा, मैं आपके उत्तर दे रहा हूं। उनका उद्देश्य, उनका मन की थॉट क्या है, जो मन की थॉट मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये सिर्फ 1-2 लोग ही जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा विश्लेषण है कि उद्देश्य है एक, कि हम अधिकतर रूप से एक उत्तर भारतीय पार्टी है, उत्तर और सेंट्रल। हम किसी रूप से कमजोर करें अगर राजनीतिक स्ट्रक्चर्स को दक्षिण में, तो हमारा बहुमत ज्यादा होगा। वो परोक्ष रूप से करो या सही रूप से करो, गारंटी दो, लेकिन फिर भी एक वोट, एक इलेक्शन का मूल्य कम हो दक्षिण में, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि असम से कहीं कम, असम में तो पूरा हुआ नंगा नाच हुआ था कि आपने डिलिमिटेशन द्वारा 25 सीटों का परिणाम बदल दिया। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन होगा, उसमें भी अगर अखिल भारतीय स्तर में आप देखेंगे तो 25-50 सीट कहीं नहीं गई। वो तो एक स्टेट की बात थी। डिलिमिटेशन कई तरीके होते हैं, वहां पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि 25-50 का फर्क वहां कर दे। वो दूसरा पहलू है, दूसरा उद्देश्य। और उसके साथ ONE को जोड़कर उद्देश्य ये है कि इस सोच बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई है या होगा। सोच है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री के प्रभाव का डबल इस्तेमाल किया जाए, एक साथ चुनाव हो, और जो केंद्र का प्रभाव है, प्रधानमंत्री का प्रभाव है, उससे रीजनल पार्टी, प्रादेशिक पार्टी, MLA चुनावों को ध्वस्त कर दिया जाए। अब ये उद्देश्य, मैं विपक्ष में हूं, आप कह सकते हैं कि इसलिए मैं दे रहा हूं, ये उनका उद्देश्य नहीं है, कोई कह सकता है। किसी ने उनके मन में झांक के देखा नहीं है और न किसी ने लिखा है ये, लेकिन ये मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है। एक विश्लेषण है आपका, ये विश्लेषण है, और एक चूंकि पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं और उस सदन में आप भी हैं, इसलिए भी आपके जरिए समझना ज़रूरी है कि आखिर इसके ONE यानी वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो या परिसीमन का मामला हो, इन दोनों मामलों में सरकार इसको जल्दी से जल्दी क्यों करना चाहती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपके विचार, आपका जो विश्लेषण है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंघवी साहब, समय निकल चुका, पता नहीं चला कि कब 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त हम लोग गुजार चुके हैं सिंघवी साहब, और ये चर्चा जो है वो अनवरत ऐसे चलते रहे तब भी कम लगता है।
लेकिन चलते चलते ये ज़रूर समझना चाहता हूं कि अब जबकि बहुत तेजी से घटनाक्रम को हम बदलते हुए देख रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि पता नहीं था कि राहुल गांधी थाने पहुंच गए हैं। हम लोगों को भी अचानक खबर मिली और हमारे भी रिपोर्टर्स भागे भागे वहां पहुंचे। तो जिस ढंग से घटनाक्रम को हम बदलते हुए देख रहे हैं, क्या एक विश्लेषक होने के नाते, पॉलिटिकल विश्लेषक होने के नाते, मैं पॉलिटिशियन होने के नाते भी नहीं पूछ रहा हूं आपसे, एक विश्लेषक होने के नाते पूछ रहा हूं कि क्या आने वाले समय में राजनीति में ऐसे ही परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन तो वैसे भी राजनीति का असूल है, लेकिन अब बहुत गति और दिशा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ती ही रहेगी। और कई लोगों का मानना है कि अंत की शुरुआत हो गई है। अब ये तो सिर्फ भविष्यवाणी मान सकते हैं, लेकिन अंत की शुरुआत हो गई है। और आप देखेंगे कि अगले महीनों और सालों में वो एकजुटता जो आवश्यक है और इस गति को बनाए रखना, वो भी हो साथ साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से इसकी गति और दिशा एक पूरी लहर पकड़ ली है और उसको अब सस्टेन करना, मेंटेन करना भी आवश्यक है। वो आसान नहीं है और उसकी तरफ जागरूक रहे तो अच्छा है सभी लोग। जी, देश की जनता जागरूक रहे, अच्छा है। और नरेंद्र मोदी शायद सबसे कमज़ोर वक्त समय से गुजर रहे हैं। एक देखिए अभी ध्यान में आ रहा है, आपसे पूछ लूँ चलते चलते, ये भी पूछ लूँ कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उन्होंने एक नया शब्द दिया है, वो शब्द है दिमागी नक्सल। आप कौन से वाले में हैं? आप दिमागी नक्सल वाले में? मैं तो बहुत सारे क्लब्स को बिलोंग करता हूं जी। मैं पता नहीं कितने ऐसे विशेष क्लब्स का विशेष ऑनररी मेंबर हूं, पदाधिकारी भी मान सकते हैं। लुटियंस का हूं ऑनररी मेंबर, खान मार्केट गैंग का पता नहीं कुछ न कुछ जरूर होऊंगा। ये भगवान की कृपा है कि आप मुझे एंटी नेशनल गैंग का लीडर नहीं बोल रहे हैं। और अब तो निश्चित रूप से दिमागी नक्सल तो हुई मैं। भाई मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट लगता है, इसका मतलब कुछ तो दिमाग तो है। बिल्कुल। और नक्सल इसलिए हूं कि नक्सल नहीं हूं, लेकिन लेफ्ट थोड़ा व्यू, सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर या बदलाव चाहता हूं, या लिबरल हूं। लिबरल होना भी नक्सल है जी। तो इसलिए अगर कोई दिमागी है, कुछ थोड़ा दिमाग भी है और थोड़ा लिबरल भी है, जो दोनों चीज हूं मैं मानता हूं, तो निश्चित रूप से दिमागी नक्सल हूं। लेकिन अब वो एक आरोप है, एक ऑफेंस है, एक तबका है, एक लेबल है। अब ये तो और लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कॉकरोचेस खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें गर्व है कि हम कॉकरोच हैं जी, तो हम भी कह सकते हैं हमें गर्व है कि हम दिमागी नक्सल हैं जी। लेकिन ये बोलने के पीछे क्या सोच रही होगी नरेंद्र मोदी की? ये सोच कोई नई नहीं है, आश्चर्य क्यों हो रहा है आपको? ये सोच तो वही है, वो लुटियंस जोन, खान मार्केट गैंग, ये सोच आइडेंटिकल है। इसका बेसिक अगर एक शब्द में करें आप, तो जो एक फलसफा है लिबरलिज्म का। लिबरल, नक्सल तो एक शब्द है जी। हर व्यक्ति जो लिबरल है थॉट में, जो इंक्लूसिविटी या प्लूरलिज्म, बहुलता, विविधता में विश्वास करता है, ये है मूल बात। ये तो शब्दावली है, शब्दावली को छोड़िए, न मैं इसके लिए आरोप लगाऊंगा माननीय प्रधानमंत्री को शब्दावली का इस्तेमाल किया, लेकिन सच्चाई, सोच उनकी ऐसी है, उनकी पार्टी की ऐसी है। जो व्यक्ति विविधता, बाहुल्य, अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण, सोच का मिश्रण, उसको स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है, या उन शब्दों में विश्वास करता है जिनका सही स्पिरिट है, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, तो फिर आप तो हो नक्सल और दिमागी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सिंघवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ है, देखिए जब एक बार सोचता हूं तो चार और भी मुद्दे आ जाते हैं कि आपसे उस पर बात करूं। चलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब सुन रहे थे आप, खुलकर अपने विचारों को रखते हैं बिना लाग लपेट के, और उनके विचारों को सुनना, और सबसे बड़ी चीज
कि इसमें जो लीगल पुट है, लीगल पहलू है, राजनीति और उसके साथ साथ कानून, दोनों का मिश्रण कई जगह करने की जरूरत पड़ती, कई जगह नहीं करने की जरूरत पड़ती है। दोनों को अलग अलग भी रखना पड़ता है। बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और आप लोग इनकी बातों को, इनके विचारों को बहुत सराहते हैं, देखते हैं, शेयर भी करते हैं। तो आप सबका एक बहुत मजबूत सपोर्ट मिलता रहा है इस प्रोग्राम के लिए। वो सपोर्ट बनाए रखिए और कार्यक्रम को देखिए, पॉडकास्ट देखिए। आपके कुछ सवाल हो तो वो भी पूछा कीजिए, जरूर हम सिंघवी साहब से उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज आपने इस कार्यक्रम को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सिंघवी साहब के साथ कुछ और ऐसे ही बिल्कुल साफ गोई के साथ, कुछ और सवालों के साथ जिसका जवाब आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।